नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में सियासत की खबरें मैं आपको दिखाऊंगी, वो खबरें जो 24 के चुनाव पर सीधा असर डाल सकती हैं। 24 के चक्रवर्ती में आज जिन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, उसमें सबसे पहले 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 2 और बाकी 4 राज्यों में 1 चरण में वोटिंग होगी, जबकि सभी राज्यों का रिजल्ट 3 दिसंबर को सामने आ जाएगा। चुनाव से जुड़े हर एंगल पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो वहीं जिन दूसरी खबर पर हम बात करेंगे वो है विश्वकर्मा योजना से जुड़ी हुई। विश्वकर्मा योजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस है। योजना को पारदर्शी बनाने और इसका फायदा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी अब अपने नेताओं को अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारी देती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे 5 राज्यों की और समीकरण निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे तमाम पार्टियां इस वक्त रणनीतियां बना रही है। 5 राज्यों के चुनाव की सरगर्मी के बीच बीजेपी ने आज राजस्थान में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, जिसमें 41 प्रत्याशियों का नाम है। तो वहीं मध्य प्रदेश की चौथी लिस्ट में 57 और छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची में 64 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन एक्स फैक्टर क्या रहने वाला है, यानी इस चुनाव में और इस चुनावी मैदान में कैसे बीजेपी कमर कस के आगे बढ़ रही है, आपको आंकड़ों के जरिए समझाएंगे और इनसाइड स्टोरी हम बताएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। चौथी लिस्ट 57 प्रत्याशियों का नाम इस लिस्ट में है। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, दतिया से नरोत्तम मिश्रा प्रत्याशी हैं। साथ ही राजस्थान में बीजेपी की पहली सूची जारी कर दी गई। पहली सूची में कुल 41 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। राजस्थान में बीजेपी ने 7 सांसदों को अब मैदान में उतारा है, जिसमें दिया कुमारी को विद्याधर नगर से टिकट, राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा से टिकट दिया गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी की गई है और दूसरी लिस्ट में कुल 64 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान है। पहली लिस्ट में 21 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान था, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी सूची में 3 सांसदों को टिकट दिया गया है, जिसमें रेणुका सिंह, श्रीमती गोमती का भी नाम है। साथ ही अरुण साव को भी यहां से टिकट दिया गया। 2 पूर्व आईएएस और 9 महिलाओं को भी मौका मिला है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 85 प्रत्याशियों में 4 सांसदों के नाम का ऐलान है। बिरनपुर हिंसा में मारे गए भुवनेश्वर साहू के पिता को टिकट दिया गया। भुवनेश्वर के पिता ईश्वर साहू को साजा से वहां टिकट दिया गया है। तो क्या कुछ फैक्टर्स है जो अब इन तमाम राज्यों में काम करेगा, वो भी हम आपको समझाते हैं। लेकिन बीजेपी की लिस्ट का एक्स फैक्टर क्या है, ये आप समझिए। सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया जा रहा है। विरोधियों के मुकाबले बड़े चेहरे उतारने की रणनीति इस वक्त बीजेपी बना रही है। सांसद की सीट का असर एक्चुअली 5 से 6 विधानसभा सीटों पर साफ तौर पर देखा जाएगा। साथ ही आसपास की जो सीटें हैं उस पर भी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं सीधा पड़ेगा। सांसद की लोकप्रियता का फायदा बीजेपी को मिलेगा। साथ ही सामूहिक नेतृत्व की भावना, इसको भी बढ़ावा देना, ये बीजेपी की तरफ से एक रणनीति की तरह इन तमाम राज्यों में उभर कर जरूर सामने आएगी। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं और उनसे डिटेल में पता करते हैं कि क्या कुछ रणनीति बीजेपी इस वक्त बना रही है। अदिति, देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर है एक्स फैक्टर, और एक्स फैक्टर का मतलब है सांसदों को चुनावी मैदान में बीजेपी का उतारना। अब इन तमाम 3 राज्यों में आप किस तरीके से इसको आगे बढ़ते हुए देखती हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर न केवल राजस्थान में है बल्कि मध्य प्रदेश में भी है और यही स्थिति, यही हाल इस वक्त छत्तीसगढ़ में भी है। बिल्कुल, हम सबसे पहले डिकोड कर लेते हैं राजस्थान को, फिर इस बार मध्य प्रदेश को भी करते हैं उसके बाद, और छत्तीसगढ़, क्योंकि तीनों में ही जो लिस्ट आई है वो अलग अलग तरीके से रोचक है। सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो बहुत मोस्ट अवेटेड इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत पहले कर दी थी, मध्य प्रदेश में पहले कर दी थी, राजस्थान में नहीं हुई थी। और दरअसल क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है तो सवाल बार बार ये था कि क्या रमन सिंह, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान का रोल क्या होगा। मध्य प्रदेश को थोड़ा साइड इसलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सरकार है। लेकिन अब जो नाम है इनका एक्स फैक्टर जो आप पूछ रही हैं, पहला, जिताओ उम्मीदवारी पर दाव, यानी सर्वेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी। तीसरी बड़ी बात, जैसा आपने कहा कि 6 एमपीज़ को उतारा है, राज्यसभा सांसद को भी उतारा है, वो एक बड़ा फैक्टर है। अब इस फैक्टर को कैसे डिकोड करें? पहला, जब आपको लगता है कि ऐसी सीटें जहाँ आपके लिए चुनाव डिफिकल्ट हैं, और सिर्फ सीट ही नहीं, उस पूरे इलाके में आपको मैसेज देना है, वहां पर आप अपने प्रत्याशी को उतारते हैं। तो आपने चुनाव में बड़े चेहरे, अब आपने दिया कुमारी जो कि सांसद हैं, राजघराने का बड़ा चेहरा है, महिला हैं, उनको
विद्याधर नगर से उतारा। विद्याधर नगर भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है। वहां से किसको हटाया, वहां से जिसको हटाया वो कौन है वो भी समझ लेते हैं। वहां से जिसको हटाया वो भैरव सिंह शेखावत के पोते नरपत सिंह राजवी, और उनके दिल्ली से काफी और नरेंद्र मोदी से खुद से नरपत सिंह राजवी के अच्छे संबंध है। तो माना जा रहा है कि संभवतः उनको पहले या तो बीकानेरी से लड़ा दिया जाए, या वो पहले भी जहां से लड़ चुके हैं वहां से लड़ा दिया जाए, या उनको लोकसभा से लड़ाया जाए। अब ऐसी सीटों में देखा जाए तो उन्होंने जो 6 सांसद उतारे हैं, जिसमें आसान सीट नहीं है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए, वो सीट बहुत आसान नहीं होगी, क्योंकि वहां पे जिनकी टिकट कटी है वहां का समीकरण और उसके अलावा भी बानसूर से जैसे टिकट कटी है तो वहां का इम्पैक्ट, तमाम चीज़ें जो यादव इम्पैक्ट आएगा, जो वहाँ पे राजपूत और इम्पैक्ट आएगा, इसके अलावा जो तमाम इम्पैक्ट आएंगे, और वहाँ पे राजपाल सिंह शेखावत की टिकट कटी है जो वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते थे। तो ऐसे में वो कितना समर्थन दे पाएंगे? नहीं, तो लेकिन राजपाल सिंह शेखावत के लिए एक और फैक्टर इन तमाम चुनाव में काम करने वाला है, ना केवल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अदिति, बल्कि ओबीसी का जो फैक्टर है जिसको साधने की कोशिश सारी पार्टियां कर रही है, लेकिन कहते हैं कि ओबीसी वर्ग का जो बड़ा फायदा है वो बीजेपी को मिलता रहा है। तो ऐसे में राजस्थान में कितने प्रत्याशी हैं जो ओबीसी हैं, इस कैटेगरी में फॉल करते हैं? देखिए एग्जैक्ट टाइप से अभी एनालिसिस नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे प्रत्याशी हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, और इसमें काफ़ी सारी वो सीट भी है जो कि आरक्षित सीट भी है। तो जैसे आपको मैं कुछ सीटें यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे सुजानगढ़ आरक्षित सीट है SC, यहाँ पर उनको दिया है क्योंकि जो हम जाति जनगणना और इन तमाम उनकी बातें करते हैं। इसके अलावा ओबीसी भी यहाँ पर देखिए दिया गया है। चौधरी जो हैं झुंझुनू से, उनको दिया गया है। काफ़ी सारे ओबीसी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा क्योंकि 41 की सीट है, इसके अलावा उदयपुर वटी से दिया गया है, फतेहपुर से दिए गए हैं। तो अगर 41 में से समझे तो मोर देन 15%, क्योंकि मैं एग्जैक्ट देख रही हूँ, दातारामगढ़ से दिया गया है। इसके अलावा भी तमाम ओबीसी बहुत सारे हैं। एक दूदू से SC आरक्षित सीट है, जाहिर तौर पे ST बस्ती से आरक्षित सीट है, यहाँ पे दिया गया है। और देखिए जो पूरा समीकरण है, जैसे बाबा बालकनाथ तिजारा से देना, तिजारा पे कांग्रेस हमेशा मुस्लिम प्रत्याशी लड़ाती आई है, जीतती आई है। तिजारा में इस बार जो जिताऊ है बीएसपी का, वो मुस्लिम प्रत्याशी है। यहाँ से मामन यादव का नाम लगभग फाइनल था आखिरी सूची में, लेकिन फिर ये नाम दिया गया क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर पोलराइजेशन का इम्पैक्ट है और ये बाबा बालकनाथ जीत सकते हैं। तो फिर ओबीसी, SC, ST, पोलराइजेशन, तुष्टीकरण, तमाम फैक्टर्स यहाँ पर इसको पूरी तरीके से देखे गए हैं। लार्जर फ्रंट पर समझने की कोशिश करें तो बीजेपी की तरफ से तमाम सांसदों को उतारना, ये रणनीति कैसे काट होगी कांग्रेस की? क्या लग रहा है, क्या ये रणनीति बीजेपी की पूरी तरीके से काम करती हुई नजर आएगी, खासतौर पर राजस्थान में? तो हम पहले बिल्कुल शिखा, हम पहले जो फैक्टर से बात कर रहे थे, पहला फैक्टर हमने बताया कि जिताऊ उम्मीदवारी, दूसरा फैक्टर हमने बताया सर्वे के लिहाज से जिताऊ, तीसरा फैक्टर कि हमने बड़े चेहरों को, यानी कि केंद्र के बड़े चेहरे के, राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरों को क्षेत्रीय राजनीति में उतारा, जिसका इम्पैक्ट पूरे प्रदेश में हो, ना सिर्फ उस सीट तक लिमिटेड रहे। और जिन सीटों पे उतारा है वो काफ़ी सारी सीटें बहुत आसान नहीं है। भागीरथ चौधरी की सीट अटक गई है, जो कि जिस इलाके से है वो सचिन पायलट का इलाका माना जाता है, वो बहुत आसान सीट नहीं है। तीसरा बड़ा फैक्टर है कि संगठन मंत्री चंद्रशेखर का बहुत यहाँ पर चला है, और ये माना जा रहा है कि कई ऐसे नए चेहरे, इसमें कम से कम इस 41 सीटें अगर मानी जाए, इसका अगर पूरा परसेंटेज देखा जाए तो 25% सीटें नए चेहरों पर दाव खेला गया है। यानी परंपरागत जो पॉलिटिक्स होती आई है उससे दूरी की गई है। परंपरागत जो चेहरे होने चाहिए तो उससे दूरी, जिताऊ भी, नयापन भी, कास्ट समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग भी। लेकिन कास्ट समीकरण किस दौर में अदिति, क्या ये काम कर पाएगा? क्या एक्स फैक्टर जो बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है, ये मास्टर स्ट्रोक जो खेला जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप बिहार की स्थिति देख लीजिए, जातीय जनगणना, और आज तो राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि इन तमाम राज्य जो कांग्रेस शासित है उसमें जनगणना करवाई जाएगी। तो इस जनगणना के इस पूरे मुद्दे के बीच में एक्स फैक्टर कैसे काम करेगा? बिल्कुल, क्योंकि इन 41 सीटों में से भी अगर बहुत बारीकी से समझा जाए तो केवल 16 सीटें ऐसी हैं जो 100% जीत रहे हैं। बाकी सीटों पे समीकरण है, बाकी सीटों पे सामने का कांग्रेस का प्रत्याशी कौन उतारा जा रहा है, निर्दलीय कौन उतर रहा है, ये बहुत समीकरण। यानी एक बार फिर भले ही बहुत अच्छी सूची थी हो
और फिर ओबीसी फैक्टर जैसा आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं, अशोक गहलोत अनाउंस कर चुके हैं आगे की, और जो हिमाचल और छत्तीसगढ़ में ये बात कही है कि इसको वापस से लागू सर्वे कराया जाएगा, तो ये जो पूरा जो मेंटल गेम, जो ये मनोवैज्ञानिक गेम जो खेलने की कोशिश है, इससे जाहिर तौर पे बहुत फर्क होगा। जो गेम 2024 का है, मेजॉरिटी में मेजॉरिटी, आरक्षण पे आरक्षण, जैसे जैसे कहते हैं कि मेजॉरिटी पे मेजॉरिटी, उस गेम का जो छोटा ट्रेलर है वो इन 5 राज्यों के चुनाव में खास तौर पे सिंधी बेल्ट में नजर आएगा। लेकिन अब आपको और भी रोचक बात ये बता देते हैं कि क्या हुआ मध्य प्रदेश में। देखिए, या छत्तीसगढ़ की पहले जिक्र करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की लिस्ट पहले एक लिस्ट आई छत्तीसगढ़ की, वो लिस्ट चौंकाने वाली लगी क्योंकि उस लिस्ट में एकदम नए नाम। हाँ। पर वो लिस्ट कैसी थी, वहां पर जो पहली लिस्ट थी उसमें कांग्रेस के वाली सीटें थी, जो कांग्रेस हावी वाली सीटें थी। बीजेपी जहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, जहां पर बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं था, तो अदिति राजस्थान का समीकरण तो हम समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए मैं आपके पास आऊंगी अदिति, लेकिन इसी बीच शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है आज तारीखों के ऐलान के बाद, एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक और सूची जारी हो गई। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, 230 में से 136। बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची कहां है? अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई, लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। हमारे उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही है, लेकिन कांग्रेस में तो लट्ठम लट्ठा मची हुई है। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। अदिति नागर मेरे साथ लगातार लाइव बनी हुई है, मेरी सहयोगी अदिति। देखिए, अभी शिवराज सिंह चौहान के अंदर एक खुशी भी कह सकते हैं क्योंकि जाहिर तौर पर उन्हें भी टिकट मिल गया है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के समीकरण को समझने की कोशिश करें अदिति, तो अभी क्या नजर आ रहा है? क्योंकि 2018 के चुनाव में भी मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर थी, यानी स्थिति अभी भी बहुत क्लियर नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा किसी किसी पार्टी के पाले में नजर आ नहीं रही है। जी, बहुत अच्छे समीकरण यहाँ पर आपको टिकटों में दिखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपडेट दे दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो अपने आवास से रवाना हो गए हैं। जो दर्शक हैं हमको उनको बता दें, पहले वो सीडब्ल्यूसी बैठक में थे, फिर वो अपने आवास पर आए और संभवतः पार्टी के किसी बड़े नेता, जहाँ तक है प्रियंका गांधी से, वो मुलाकात करने यहाँ से रवाना हुए हैं। अब बैक टू हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश की पहली लिस्ट आती है जो चौंका देती है, क्योंकि उसमें नाम होते हैं केंद्रीय मंत्रियों के होते हैं, उसमें सांसदों के नाम होते हैं, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि शिवराज सिंह का काउंटर कहीं ना कहीं किया गया है, वो नाम है, उन तरह के नाम होते हैं। और मैसेज ये जाता है, और कांग्रेस भी इस बात की बात करती है कि हार मान ली है, इसलिए बड़े चेहरों को उतारना पड़ रहा है। फिर दूसरी लिस्ट आती है, तो दूसरी लिस्ट में ये तमाम चीजें निकल कर आती हैं कि जो अभी एग्जिस्टिंग जिस भी गुट के नेता हैं, जो जिताऊ हैं, उनको चुनाव में उतारा जा रहा है। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के हैं, अगर हम पर्टिकुलरली नाम दे तो गोविंद सिंह है, प्रद्युम्न सिंह तोमर है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के हैं, उनको भी उतार दिया। इसके अलावा जो जिस भी गुट का है वहां से उसको चुनाव में उतार दिया, यानी कि एग्जिस्टिंग मंत्री हैं उनको वापस से रिपीट कर दिया। क्योंकि पहले क्या था कि सब नया होगा। छत्तीसगढ़ में भी ये कहा गया था कि एकदम नए चेहरे के साथ जाएंगे। मध्य प्रदेश में जब दूसरी लिस्ट आई तो सामान्य लिस्ट आई, क्योंकि सेकंड जो लिस्ट थी वो भाजपा का गढ़ वाली लिस्ट थी। यहाँ पर भाजपा प्रबल है, इसलिए भाजपा ने रिपीट किए, अपने विधायक रिपीट किए, अपने जो मंत्री थे उनको रिपीट किया, यहाँ तक कि हर गुट के जिताऊ उम्मीदवारों को, जिससे बैलेंस भी बना रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल आप पिछली बार कर रही थी, फोन कट गया था, उनके लोगों को भी चुनाव में उतारा है। लेकिन अब जो लिस्ट आएगी, जो चौथी लिस्ट आएगी,
वो रोचक लिस्ट हो सकती है। उसमें कुछ छत्तीसगढ़ की भी जो लिस्ट बाकी है, 5 नाम छत्तीसगढ़ के छोड़ दिए हैं, जिसमें एक टीएस देव सिंह के सामने जो रेणुका जी का माना जा रहा था वो लड़ेंगी, लेकिन उनको 5 नाम छत्तीसगढ़ के छोड़ दिए और अभी 96 नाम और हैं जो मध्य प्रदेश के छूटे हुए हैं। कह रही है कि ऐसे मध्य में प्रदेश की जो वो लिस्ट एक होगी वो technical रोचक list होगी। हो सकती है ज्योतिरादित्य कि उसमें सिंधिया कुछ का क्या नया फैक्टर वहां पर भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो सकती है, ऐसी क्या संभावनाएं? एक बार फिर वही बात है कि वो हर गुट के आदमी को चुनाव लड़ाएंगे जो जिताऊ है, और यही वजह है कि गोविंद सिंह और प्रद्युम्न सिंह तोमर को चुनाव में उतारा है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आदमी हैं। इससे क्या फायदा होता है? पहला, सारे फैक्टर्स को बैलेंस करना होता है। दूसरा कि जो भी जिताऊ उम्मीदवार है उसको चुनाव में उतारना है, क्योंकि जरूरत क्या है कि किसी भी स्थिति में सीट निकाली जाए। बिल्कुल। तो अब इसको अदिति मैं वापस आऊंगी आपके पास। इसी बीच बड़ी जानकारी बीजेपी की लिस्ट की, एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग इस वक्त हमारे पास छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। दूसरी लिस्ट में 64 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। दूसरी लिस्ट में 3 सांसदों को टिकट दिया गया है। रेणुका सिंह, गोमती साय, अरुण साव लोरमी को भी टिकट मिला है। ये छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी है बीजेपी की लिस्ट की। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी की है। कन्हैया मेरे सहयोगी मेरे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। कन्हैया, ये देखिए लगातार एक्स फैक्टर्स पर बीजेपी काम कर रही है। क्या कितने सफल होंगे नहीं होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का समीकरण क्या कह रहा है? देखिए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस समय देखा जाए जो उनकी रणनीति है चुनाव की, उसी तरीके से वो काम कर रही है। अगर देखा जाए इस पूरी लिस्ट में, क्योंकि जो इन्होंने पहली लिस्ट जारी की थी उसमें 21 उम्मीदवारों के नाम थे, उस 21 उम्मीदवार में भी ये उन्होंने सांसद को एक टिकट दिया था, और जो दूसरी लिस्ट इन्होंने जारी की है उसमें भी इन्होंने सांसदों को टिकट दिया। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, चाहे वो मध्य प्रदेश में देखी जा सकती है या छत्तीसगढ़ में देखी जा सकती है या राजस्थान में देखी जा सकती है, तो एक तरीके का एक जो समीकरण है उसी तरीके का यहाँ छत्तीसगढ़ में भी देखा जा सकता है, जिसमें से 3 सांसद हैं। इसके अलावा रेणुका सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी इस समय छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है उम्मीदवार बना करके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस पूरी लिस्ट में जो 15 पूर्व मंत्री थे, क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, जो 15 पूर्व जो मंत्री थे उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा 2 जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं उनको टिकट दिया गया है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा जो अनुज शर्मा है, जो अभी फिलहाल ही जल्दी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पद्मश्री अवार्ड से वो सम्मानित हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने अभी 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया था। वहाँ पे छत्तीसगढ़िया जो हीरो हैं उनके रूप में उनकी पहचान वहाँ पे देखी जाती है, उनको भी टिकट दिया। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सूची है उसमें ये साफ जाहिर होता है कि वो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ का जो जिस तरीके का दायरा है उसी हिसाब से रणनीति बना करके ये अपनी लिस्ट में अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 जो सीटें हैं उनको रोक करके रखी हैं। 5 सीटों के जो उम्मीदवार हैं उनको नहीं, उनकी जो उम्मीदवार हैं उनकी नाम की घोषणा नहीं की है। वो अगली लिस्ट में वो करेंगे, उसको जारी करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव की जो डेट है वो भी फाइनल हो चुकी है, वो भी सबके सामने आ चुकी है। क्योंकि 7 तारीख और 17 तारीख 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। जो 7 तारीख का जो चुनाव है वो छत्तीसगढ़ के उन इलाकों में किया जाएगा जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो बस्तर संभाग का इलाका है। वहां पर पहले चरण 7 तारीख को वहां पर सारे चुनाव जो विधानसभा के चुनाव हो उसको कराया जाएगा, और 17 तारीख को मेरे साथ अदिति मेरे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, अगर आप इसको पूरी तरीके से फिगर आउट करें, मैसेज बीजेपी की तरफ से क्या निकलकर सामने आ रहा है? यानी मोदी के नेतृत्व में चुनाव हमेशा बीजेपी लड़ती रही है, एक सामूहिक नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा वर्सेस कांग्रेस ले लीजिए या फिर कोई भी दल ले लीजिए, अलग अलग चेहरों पर रणनीति बनाती हुई ये तमाम पार्टियां। क्या मैसेज बीजेपी की तरफ से? मैसेज ये कि देखिए, पहले जैसे छत्तीसगढ़ का जिक्र हो रहा था, छत्तीसगढ़ में पहले संघ का भी और पार्टी के सर्वे के लिहाज से जो सर्वे किया गया था कंपनीज, प्रोफेशनल कंपनीज द्वारा, सीधी सीधी बात कही गई थी कि पूरी तरीके से नए चेहरों को उतारना है। अगर आपको सरकार में, क्योंकि अगर बात करें बहुत बेबाकी तरीके से, तो जहां पर 5 साल वर्सेस 15 साल, 5 साल वर्सेस 15 साल के करप्शन का भी, 5 साल वर्सेस 15 साल के एडमिनिस्ट्रेशन का, तमाम तरीके की बातों का यहाँ पर जिक्र होता आया था। तो संघ की तरफ से, सर्वेस की तरफ से ये था कि पूरी तरीके से नए चेहरे होंगे। यहाँ तक कि जो 6 बार के सांसद हैं, 6 बार के विधायक हैं, 9 बार के विधायक हैं, उनकी भी टिकट कटेगी। लेकिन जब आप चुनाव में प्रैक्टिकली उतरते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके लोग विरोध करेंगे। दूसरा, कर्नाटक में जो हार हुई उससे क्या सीखा?
पहली बात तो ये माना जा रहा था कि कर्नाटक में येदियुरप्पा को आगे ना बढ़ाने से कहीं ना कहीं हमारी हार हुई, वो भी ठीक है, लेकिन इस बार अपनी स्ट्रैटेजी जरूर बदली है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कोई एक चेहरा लेकर आगे नहीं आई। या तो ऐसा होता कि रमन सिंह, शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे को आगे ले आते, बिल्कुल अदिति, और यही तो टैक्टिस है और इसीलिए तो ये एक्स फैक्टर की तरह बनकर उभरा है। अदिति माफ कीजिएगा, समय की थोड़ी कमी है, मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका, और कन्हैया आपका भी। तो देखिए एक्स फैक्टर के साथ बीजेपी मैदान में उतर रही है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जिसको लेकर के लगातार समीकरण बनाया जा रहा है और लगातार हमारी नजर बनी हुई है, और आगे भी हम आपको बताएंगे उन शहरों के बारे में जो अलग अलग विधानसभा सीटों पर लड़ रहे हैं, उस चेहरे का गणित क्या है, जातीय गणित इन तमाम पार्टियों की क्या कुछ होने वाली है इन 5 राज्यों में, आगे आपको बताएंगे। राजनीति में आप बने रहिए हमारे साथ।